क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 3 नात्सीवाद और हिटलर। 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गए। ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के घटनाक्रम। वाइमर गणराज्य का जन्म 1918 में घुटने टेकने के बाद साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए सिरे से संयोजने का मौका दिया। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित कर जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। मताधिकार औरत समेत समस्त वयस्क थे। जर्मनी पर हार का प्रभाव। मसीह में हुई शांति संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, डेनमार्क को देना पड़ा। जर्मनी की सेना भंग कर दी गई और अपराध बोध अनुच्छेद के तरह युद्ध में हुई सभी तबाही के लिए उसे दोषी ठहराया गया। इसके एवज में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। वाइमर गणराज्य के विरोधी समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट रूस की तर्ज पर ही मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाकर नई राज्य व्यवस्था को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने को इकट्ठा हुए। वाइमर गणराज्य ने इस विद्रोह को कुचल दिया, परंतु स्पार्टकिस्टों विरोधियों ने जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को आर्थिक संकट से और बल मिला। आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कर्ज का काफी बोझ था, जो उसे स्वर्ण बुलियन के रूप में चुकाना पड़ रहा था। धीरे धीरे जर्मनी के स्वर्ण भंडार खाली होने लगे और 1923 में जर्मनी ने कर्ज और जुर्माना चुकाने से मना कर दिया। फ्रांस ने जर्मनी के कोयला भंडार वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो विरोध में जर्मनी ने अत्यधिक मात्रा में कागजी नोट छापने, जिससे समुद्र मुद्रा मार्क का मूल्य काफी घट गया और जरूरी वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो गईं। मंदी के साल। अति मुद्रास्फीति की इस संकट
से जर्मनी को बचाने के लिए अमेरिका ने ड्रप्स योजना बनाई तथा हार्जने के शर्त दोबारा तय किए गए। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, परंतु 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हुआ तो जर्मनी को मदद बंद हो गई। कीमत गिरने से लोग शेयर बेचने लगे। यह आर्थिक महामंदी का आगाज था। 1929 से 1932 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई थी। इस आर्थिक मंदी से जर्मनी में उत्पादन ठप पड़ गया था। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर थी। अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। वाइमर गणराज्य के संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक संकट जर्मनी में तानाशाही की संभावना को जन्म दे रहे थे। हिटलर का उदय 1889 में जन्मे हिटलर ने गरीबी में बचपन गुजारा और फिर फौज में भर्ती हुआ। जर्मनी की हर हार और बसी की संधि से वह बहुत आहत था। 1919 में हिटलर ने जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण कर उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में बदल दिया। नात्सी पार्टी 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा और बर्लिन पर चढ़ाई की योजना बनाई, लेकिन असफल रहा और इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल भेजा गया। जेल से रिहा होने के बाद 1930 में आर्थिक मंदी में हिटलर ने नात्सीवाद को जन आंदोलन का रूप दिया तथा 1932 में नात्सी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1929 में 2.6% वोट और 1932 में 37% वोट मिले। नात्सियों ने स्वास्तिक छापे, लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट, हिटलर के जोरदार भाषणों इत्यादि से धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को मसीहा बना दिया। लोकतंत्र का ध्वंस 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर कर पदभार सौंपा। चांसलर मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था और हिटलर ने सत्ता में आते ही लोकतांत्रिक संरचना और संवैधानिक संगठनों को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा की स्वतंत्रता जैसी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही प्रत्यारोपित कर दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण हो गया। पुनर्निर्माण हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हालमार शख्स को दी। सरकारी पैसे से रोजगार समृद्धीकरण कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार का लक्ष्य तय किया गया। जर्मनी सुपर हाईवे और जनता की कार वोल्क्स वैगन इसी योजना की देन है। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि
1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। 1938 में एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देते हुए ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया गया। उसके बाद स्विट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड से भी युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि किया। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, परंतु सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को परास्त कर बर्लिन की बीचों बीच दबदबा बना लिया। जापान ने जर्मनी के समर्थन में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के साथ समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण तिथियां: 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध, 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेके युद्ध समाप्त हुआ, वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ, 28 जून 1919 में वर्साई की संधि, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज, 22 जून 1941 को जर्मन सेना सोवियत संघ में घुसी, 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू, 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल, 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौज ने ऑप्विट्स को मुक्त कराया, 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख की वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए समाप्त कर दिया गया। 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। 1850 में के दशक में रेल पटरियों के विस्तार ने लकड़ी की मांग बढ़ा दी। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए जंगल साफ किया जाने लगा। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अंग्रेजों ने डायटरेज बेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को पहला वन महानिदेशक बनाया। बेडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में अहम योगदान दिया। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। वन अधिनियम 1865 में 2 बार संशोधन किया गया। पहला 1878, इसमें जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। दूसरा, 1927 में वनों का नियमन, खेती पर प्रभाव। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या
घुमंतू खेती पर पड़ा, जो एशियाई अफ्रीका व दक्षिण अफ्रीका के अनेक भागों में खेती का परंपरागत तरीका है। झूम खेती के स्थानीय नाम लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा मध्य अमेरिका में, चितमेन ताबी अफ्रीका में, चैना श्रीलंका में। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती का छया, पेंदा, बेवड़ा, नेवड़, पोड़ू, खदाद और कुमरी नाम हैं। झूम खेती में मानसून की पहली बारिश के बाद जंगल जलाकर उसकी राख में बीज बोया जाता है तथा अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। प्रमुख फसल मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, लैटिन अमेरिका में के भागों में मक्का व फलिया तथा ब्राज़ील में कसावा इत्यादि। शिकार वन कानूनों द्वारा हिरण, तीतर इत्यादि छोटे जानवरों तथा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। बड़े जानवरों इत्यादि पर शिकार दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा बन गया था, जिससे इनकी संख्या में भारी कमी आई। बाघ, भेड़िया और दूसरे जानवरों के शिकार पर इनाम की घोषणा की जाती, यह कहकर कि ये किसानों के दुश्मन हैं। इस प्रकार आखेट इतना बढ़ गया कि कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर आ गईं। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण हो जाने से कई समुदाय अपना परंपरागत पेशा छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। मैनियाक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनदुरुकु समुदाय रबड़ के लिए लेटेक्स इकट्ठा करने लगे। हिंदुस्तान के घुमंतू समुदाय बंजारा इत्यादि खाल, सींग, रेशम के कोए, बांस, हाथी दांत, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल इत्यादि का व्यापार करते थे, पर अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय जीविका से हाथ धो बैठे और अपराधी कबीले कहलाने लगे थे। सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हुए। असम में बागान में काम के लिए झारखंड के संथाल तथा उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड मर्दों एवं महिलाओं को लगाया गया। वन विद्रोह। संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीताराम राजू तथा अनेक समुदायों ने अपने ऊपर थोपे के बदलावों के खिलाफ विद्रोह किया। बस्तर के लोग बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमा में लगे क्षेत्र है। इसका केंद्रीय भाग पठारी है, जिसके उत्तर में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। यहाँ मरिया और
मुरिया, गोंड, धुवखा, भतरा, हलवा इत्यादि आदिवासी समुदाय हैं। ये समुदाय अनेक गांवों में रहते हैं जिनकी भाषा, रीति इत्यादि अलग है। अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल की लकड़ियां लेते थे तो उसके बदले उन्हें शुल्क, देवसारी, दंड या मान चुकाना पड़ता था। वर्ष में एक बार परगने गांव के समूह के मुखिया का सम्मेलन होता है। औपनिवेशिक सरकार ने जब 1905 में जंगल के 2/3 भाग को आरक्षित करने, घुमंतू खेती तथा शिकार को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाया तो बस्तर के लोग परेशान हो गए। जंगलों में वन ग्राम बनाया गया जहां ये लोग वन विभाग के लिए कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करने की शर्त पर रहते थे। 1899 से 1900 तक, 1907 से 8 के अकाल और वन आरक्षण ने इनके आक्रोश को चिंगारी दी। कंगीर वनों के धुरवा समुदाय के लोग मेथानार गांव के गुंडाधुर इत्यादि के नेतृत्व में सभी ने मिलकर 1910 में बगावत कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने इनका दमन किया पर 1910 के बाद आरक्षित क्षेत्र को आधा कर दिया गया।